चलिए आज भारत के पर्यावरण संरक्षण की उस कहानी की बात करते हैं जिसने हमारे देश के लिए सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है उस कानून की जिसने पहली बार हमारी नदियों को बचाने के लिए एक मजबूत ढाल तैयार की थी। कभी सोचा जब किसी नदी का पानी गंदा होने लगता है, जहरीला होने लगता है, तो इसकी जिम्मेदारी असल में लेता कौन है? कौन है जो एक्शन लेता है? इस सवाल का जवाब हमें सीधे भारत के कानूनी इतिहास में ले जाता है। और इसका जवाब हमें मिलता है साल 1974 में बने एक कानून में, जिसका नाम है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। ये भारत का पहला इतना बड़ा और व्यापक कानून था जिसे खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ पानी के प्रदूषण से लड़ने के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस कानून ने सिर्फ कागज पर नियम नहीं बनाए बल्कि उन नियमों को लागू करने के लिए संरक्षकों की, गार्डियंस की एक पूरी व्यवस्था भी तैयार की। इसे एक 2 टियर सिस्टम की तरह समझिए। एक नेशनल लेवल पर काम करने वाली बॉडी और दूसरी हर राज्य के लेवल पर। मकसद ये था कि पूरे देश में एक साथ मिलके काम हो सके। अब देखिए, इन दोनों बॉडीज में सबसे दिलचस्प बात है इनके काम का बंटवारा। सीसीपीबी यानी सेंट्रल बोर्ड एक तरह से नेशनल कोच की तरह है जो पूरे देश के लिए गेम प्लान बनाता है, नियम तय करता है। और वहीं हर राज्य का अपना एसपीबीबी यानी स्टेट बोर्ड उस राज्य की टीम का कैप्टन है, जिसका काम है जमीन पर उतरकर उन नियमों को लागू करवाना, फैक्ट्रियों की जांच करना और ये पक्का करना कि सब कुछ सही से हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये बोर्ड्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करते हैं? इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिसे हम एक तरह का लाइसेंस टू ऑपरेट कह सकते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं सहमति या कंसेंट टू ऑपरेट। इस एक्ट की धारा 25 और 26 बिल्कुल साफ साफ कहती हैं, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो नई हो या सालों पुरानी, बिना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इजाजत के पानी में अपना कचरा नहीं छोड़ सकती। ये एक तरह से नॉन नेगोशिएबल शर्त है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, ये काफ़ी सीधी है। इंडस्ट्री पहले अप्लाई करती है, फिर बोर्ड की टीम फैक्ट्री जाकर वहाँ की ट्रीटमेंट प्लांट और बाकी चीज़ों का इंस्पेक्शन करती है, और उसी के बाद ये फैसला लिया जाता है कि परमिशन देनी है या नहीं। और ज़्यादातर मामलों में ये परमिशन बहुत सख्त शर्तों के साथ ही दी जाती है। लेकिन अगर कोई नियमों को ताक पर रख दे तो क्या होगा? चलिए अब बात करते हैं इस कानून की असली ताकत की, इसकी शक्तियों और सजा के प्रावधानों की। सोचकर देखिए, अगर कोई फैक्ट्री चोरी छिपे नदी में जहरीला पानी छोड़ रही हो, तो क्या बोर्ड के पास उसे रोकने की कोई पावर है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये असाधारण शक्ति मिलती है इस एक्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा से, धारा 33A। ये धारा स्टेट बोर्ड को एक इमरजेंसी पावर देती है। मतलब वो किसी भी आपातकालीन स्थिति में बिना किसी देरी के सीधे सीधे निर्देश जारी कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी पावर है किसी भी प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री को तुरंत बंद करने का आदेश देना। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर के बोर्ड सीधे फैक्ट्री पर ताला लगवा सकता है। और बात सिर्फ फैक्ट्री बंद करने पर ही खत्म नहीं होती। धारा 43 के मुताबिक नियम तोड़ने पर जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी। लेकिन सबसे जरूरी है धारा 49, जो कहती है कि गलती के लिए सिर्फ कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि कंपनी चलाने वाले अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो अब जब इस कानून को बने हुए लगभग 50 साल हो गए हैं, इसकी विरासत क्या है? ये आज भी इतना अहम क्यों माना जाता है? देखिए, इस कानून का असर बहुत ही गहरा रहा है। इसने भारत में पहली बार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की नींव रखी। इसने सहमति का वो सिस्टम बनाया जो आज भी इंडस्ट्रियल कंट्रोल का आधार है। और सबसे बड़ी बात, इसने भारत के आगे आने वाले सभी बड़े पर्यावरण कानूनों जैसे कि एयर एक्ट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक तरह से रास्ता तैयार किया। इस कानून की ताकत का सबसे बड़ा सबूत हमें सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में दिखता है। ये मशहूर गंगा प्रदूषण का मामला था, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी भी इंडस्ट्री को नदी गंदा करने का कोई अधिकार नहीं है और पैसे की कमी का बहाना बनाकर कोई बच नहीं सकता। और यही वो सिद्धांत है जिसे जल अधिनियम ने कानूनी ताकत दी और जो आज भारतीय पर्यावरण कानून की आत्मा बन चुका है। लेकिन आज जब हम नई और कई ज्यादा जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या लगभग 50 साल पुराना ये फाउंडेशनल कानून आज भी हमारी नदियों को बचाने के लिए काफी है?